बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे पास ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं और इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, इन्हीं के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो इसके लिए जो मैंने इक्विपमेंट सेलेक्ट किया है वो CHNS एलिमेंटल एनालाइज़र है। सिंपली इसको हम एलिमेंटल एनालाइज़र कहते हैं। और CHNS, जैसे इस वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है CHNS। ओ जो है वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, C कार्बन को, H हाइड्रोजन को, और N नाइट्रोजन को, और S सल्फर को। तो यूजुअली इसको हम CHNS एनालाइजर कहते हैं। तो CHNS एनालाइजर की मदद से किसी भी कंपाउंड में मौजूद कार्बन की एग्जैक्ट परसेंटेज मालूम की जा सकती है, हाइड्रोजन की भी, नाइट्रोजन और सल्फर की भी, एंड ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन तमाम के अंदर बेसिकली यही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो हम इनकी परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें इस कंपाउंड की एग्जैक्टली प्योरिटी भी पता चल जाती है। और अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला की बेस पे कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, सल्फर की रेशियो मालूम करना चाहें तो भी हम मालूम कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन के लिए भी हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, खास तौर पे जब हम कोई नए कंपाउंड बनाते हैं तो CHNS एनालाइजर को यूज़ करते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर और स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए CHNS एनालाइजर जो है, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, मैं एग्जांपल दूं कि हम सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो कोक इस्तेमाल करते हैं रोटरी किलन के अंदर या फर्नेस के अंदर, तो उसके अंदर हमें कार्बन की परसेंटेज मालूम होना बेहद ज़रूरी है, ताकि हमें मालूम होगा कि एक्चुअली कंबस्शन जो होगी उसकी नेचर क्या होगी। अगर आपके पास जो कोक ऐसा है जिसमें सल्फर या नाइट्रोजन की कंटेंट ज़्यादा है, तो फिर इससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स बनेगी। सॉक्स या आपके नॉक्स की प्रोडक्शन होगी, और फिर ऑफ कोर्स वो एमिशन भी उनकी होगी। तो कोल की जो क्वालिटी है, या जो कोक प्रिपेयर्ड है आपने पर्पसली स्टील इंडस्ट्री के अंदर या सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, और आप उसको कंबस्टन के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसमें से कार्बन की एग्जैक्ट परसेंटेज मालूम कर लें, ताकि हमें कोल की क्वालिटी भी मालूम हो, और फिर हमें भी मालूम हो कि इसकी क्लोरिफिक वैल्यू क्या हो सकती है, और ये कितना टेम्परेचर जो है हम अचीव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कोल के साथ। तो सीमेंट इंडस्ट्री इसको डेफ़िनेटली यूज़ करती हैं। हम इसका सीमेंट इंडस्ट्री के लिए इसका एनालिसिस भी करते रहे। जस्ट आपको बताता जाऊँ कि CHNS एनालाइज़र जो है, हमारे पास जो साथ में स्कूल ऑफ फिज़िकल साइंसेज़ है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, और इसका एनालिसिस हम करते हैं, और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भी हम सर्विसेज़ वहाँ पे हम कुछ अर्सा देते रहे हैं प्रीवियसली, जहाँ से हम सीमेंट के अंदर एग्ज़ैक्टली सीमेंट बल्कि एग्ज़ैक्टली जो कोक इस्तेमाल होता है उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज हम फाइंड आउट करते रहे। तो आप देख सकते हैं कि कोक जिन जिन इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर हम एग्जैक्टली कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, और इससे हमें कोल की क्वालिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कोल रिलेटेड जितने भी हमारी प्रोडक्ट्स होंगी, उनके अंदर हम कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द CHNS एनालाइजर। इसके अलावा अगर हम कोई फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बना रहे हैं या कोई और केमिकल बना रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कार्बन की परसेंटेज उससे फाइंड आउट की जा सकती है, प्योरिटी फाइंड आउट की जा सकती है। मूविंग ऑनवर्ड, अगर हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर बात करें, तो जो नाइट्रोजन और सल्फर के कॉन्टेंट्स है, ये भी मालूम कर सकते हैं। खासतौर पर नाइट्रोजीनियस कॉन्टेंट्स जो हैं, ये मालूम कर सकते हैं CHNS एनालाइजर की मदद से। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड, जो टिपिकल तरीकाकार है कि हम स्टैंडर्ड को रन करते हैं, और स्टैंडर्ड हमारे पास जो है वो सल्फानिलामाइड एक टिपिकल कंपाउंड है, उसको यूज़ करते हैं, किसी भी और प्योर कंपाउंड जो नोन कंपोजिशन या प्योरिटी का, उससे हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे में वहाँ से एग्जैक्ट परसेंटेज कार्बन की, सल्फर की, नाइट्रोजन की मालूम कर लेते हैं, और फिर उसके जो अननोन या जो हमारा सैंपल है, उसके साथ उसको कंपेयर करके बता देते हैं कि हमारे गिवन कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज क्या है, सल्फर की क्या है, नाइट्रोजन की क्या है। नॉट एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन हम जो उसका एम्पिरिकल फार्मूला है, सिंपलेस्ट फार्मूला है, वो भी हम इससे ड्राइव कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से, जब हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर यहाँ पर मौजूद होगी। ठीक है जी। तो इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके साथ एसोसिएटेड है। अच्छा जी, नाइट्रोजन के कंटेंट फाइंड आउट हम कर सकते हैं इससे, कोक में से कार्बन की कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम,
ड्रग्स में से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और बहुत सारी एप्लीकेशन स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन के लिए। तो हम इसको यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेशन के कॉन्सेप्ट के लिए कि इस ये मशीन है जो हमारे पास वर्जन एनालिसिस का ये फुली ऑटोमेटेड है। सिर्फ इसमें हमें जो है वो इनिशियली सैंपल का वे करके उसको उसकी डिजायर्ड केवेट के अंदर जो है वो रखना होता है और उसके बाद तमाम एनालिसिस जो है वो मुकम्मल तौर पे ऑटोमेटेड है और इंस्ट्रूमेंट्स को अनअटेंडेड मैनर के साथ यहाँ पर हम रन कर सकते हैं थ्रू आउट द एनालिसिस। और एक से ज़्यादा एनालिसिस जब हम परफॉर्म करते हैं, एक से लेकर 2 या 3 या 5 या 10 या जो टिपिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मौजूद है वो 60 सैंपल्स के लिए है। तो अगर एक एनालिसिस का वक़्त भी जो है वो 40 मिनट तक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60 सैंपल्स के लिए वक़्त कितना बन सकता है। एक एनालिसिस के लिए 40 मिनट एक सैंपल के लिए और हम 60 एनालिसिस कंटीन्यूअसली परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी? 60 एनालिसिस अनअटेंडेड मैनर के साथ। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें सबसे पहले सैंपल का वेइ करके वहाँ पे रखना होगा और वो वेइंग का तरीकाकार भी हम पहले पढ़ेंगे एक अलग वीडियो में और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये सीएचएनएस एनालाइज़र कैसे काम कर रहा होता है। बिल्कुल अनअटेंडेड मैनर में और तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो ऑटोमैटिकली प्रोसेस हो रही होती है। सिर्फ़ इनिशियली हमें सैंपल का वेइ करके वहाँ पे रखना होगा। ठीक है जी, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लेकिन सबसे पहले जो इसके लिए एनालिटिकल बैलेंस हम यूज़ करते हैं और हमारे पास मैंने इसीलिए इस वीडियो को पिक किया है कि यहाँ पे हम अपना बैलेंस जो यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको शेयर कर सकूँ। ठीक है जी। सो ये कुछ शॉर्ट कमेंट्स हैं और उसके बाद जनाब हम आते हैं कि जनाब एग्ज़ैक्ट वे कैसे किया जाता है और फिर इससे हम कैसे सैंपल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट के एलिमेंटल एनालाइज़र की आपको अगर याद हो तो दूसरा नाम जो मैं बताना चाहूँगा वो कंबस्शन एनालिसिस है जो हम करते रहे एफएससी पार्ट 1 के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन सल्फर की कंपोज़िशन मालूम करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए या ऑर्गेनिक एनालिसिस के लिए ये एक इम्पोर्टेंट और ये एसेंशियल टूल है जो कि फुली ऑटोमेटेड है और इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। हम इसको भी देखते हैं। Scientists verify the chemical structure of the drug. The purity and composition of each medicine? The answer is simple. Elemental analysis. Determining the amounts of carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur and oxygen in a sample is a reliable and cost-effective test method which can also be used to assure the behavior of plastics, assess the quality of biofuels, confirm nitrogen content in soil and compost, or verify the quality of food and animal feed. तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तमाम जो एरिया डिस्कस किए गए हैं, इन तमाम के लिए सीएचएमएस एनालाइज़र इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले जनाब इसका बैलेंस का जो सेटअप है, जो हमारे पास पड़ा है मैंने उसी को यहाँ पे कंपेयर किया और उसी की वीडियो पिक की है। तो आप देखिएगा कितना सेंसिटिव बैलेंस है और हम वेइंग के लिए जो यूज़ करते हैं कंटेनर वो टिपिकल क्यूवेट होती हैं टिन की बनी हुई या आप कह लें कि टिन की पॉकेट्स हैं जिसके अंदर हम अपना सैंपल वेइ करते हैं और उसको रैप करके यूज़ करते हैं। और ये भी देखें फुली ऑटोमेटेड तरीके से तमाम बैलेंस भी जो है वो मशीन के अंदर स्टोर हो रहा होगा, उसका वेट एग्ज़ैक्ट वैल्यूज़ जो हैं। Metzler Toledo Excellence Level microbalances offer unmatched accuracy and high comfort for handling large numbers of very small samples. The convenient SmartView terminal helps during the delicate weighing in process, and the main terminal can be placed away from the balance to save space in your fume cupboard. Saved weighing methods ensure correct procedures are followed. The automated doors are operated with the wave of a hand, making weighing out the sample into the tiny. आप हाथ का उसके करीब लेके जाएँ तो उसका जो है वो दरवाज़ा जो है वेइंग बैलेंस का ओपन हो जाएगा और आप फिर इसको करें तो बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो वो टिन की जो ये पॉकेट्स हैं या आप कह सकते हैं क्यूवेट्स हैं इनको वेइ करें और फिर से अपना सैंपल पाउडर फॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कीपिंग इन व्यू हम अपना सैंपल लिक्विड फॉर्म के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और गैसियस फॉर्म के अंदर भी कर सकते हैं। Crucibles faster and more ergonomic. क्रूसिबल वे करके पहले हम उसको फिर हम टेयर कर रहे हैं और फिर अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं। Precise handling that is required makes preparing samples for elemental analysis a time and labor intensive process.
अपना सैंपल पाउडर फॉर्म में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ये एग्ज़ैक्टली ये प्रोटोकॉल है जो हम करते हैं। Advanced temperature control helps save time by delivering weight results considerably faster than a standard microbalance. आप देख सकते हैं कि ये इंतहाई सेंसिटिव बैलेंस है और डेसिमल के बाद अगर आप कैलकुलेट करना शुरू करें, तो एक टिपिकल माइक्रो बैलेंस की सूरत में ही है। एटलीस्ट 7 डिजिट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है जी? तो माइक्रोग्राम जो है वो 10⁻⁶ ग्राम तक जो है वो बड़े एक्यूरेटली इसके ऊपर वेट किया जा सकता है और ये बैलेंस हम यूज़ कर रहे थे जब हम बहुत स्मॉल मिनिमल वॉल्यूम को यूज़ करना था। तो अभी हम जो वेट लेके चले 0.00222082 ग्राम है और इसमें से एग्ज़ैक्टली कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सल्फर की परसेंटेज बताई जाएगी। तो इसके लिए पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि गिवन सैंपल का वेट कर लें कि आप कितना सैंपल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके अंदर फिर एग्ज़ैक्ट कार्बन की परसेंटेज फाइंड आउट की जाएगी। क्योंकि इस अमाउंट की जब हम कंबस्शन करेंगे, इस वेट की तो फिर एक लिमिटेड प्रोपोर्शन जो है वो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे या वाटर के वेपर्स बनेंगे हाइड्रोजन की वजह से और उसको हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे होंगे। Each result can be saved directly to the built-in results protocol. All relevant metadata such as time, date, user ID and instrument status are included. ये इस तरीके है जी इससे पहले इस क्यूवेट को हम बंद करते हैं और पैक करके इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि सैंपल गिरे ना बाहर। Each crucible is carefully sealed using fine tweezers and placed in an appropriate tray for clear identification. जी, अच्छा इस ट्रे के अंदर हम रख लें और इस ट्रे से हम अपना जो ये क्यूवेट्स हैं, ये जो सैंपल हैं आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पड़ी हुई ट्रे है और फिर ऑटोमेटिक तरीके से 1 बाय 1 हर सैंपल जो है वो गिरता जाता है और उसका एनालिसिस होता चला जा रहा होता है। ठीक है जी? लेकिन इस तरीके से सारा का सारा जो वेट है, वो ऑटोमेटिक तरीके से तमाम सैंपल्स का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यूएसपी में सेव करना चाहें, यूएसपी में सेव हो सकता है और इसी को हम कंप्यूटर से लिंक कर दें, तो डायरेक्टली कंप्यूटर में भी सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं। मोस्टली जो हमने सेटअप यूज़ किया हुआ है, उसके अंदर हमने इस बैलेंस को कंप्यूटर के साथ लिंक कर दिया है, जिसके अंदर हम इसको सेव कर लेते हैं, सारे वेइंग बैलेंस के रिज़ल्ट्स को और फिर डायरेक्टली उसी मशीन के साथ या उसी कंप्यूटर के साथ सीएचएनएस एनालाइज़र लिंक होता है, जो कि कंबस्शन के वक़्त इन वेट्स को कैलकुलेट या यूज़ कर रहा होता है। Once all the samples are prepared, the weight results can be printed or exported to a computer or USB stick. The samples can then be transferred to the elemental analyzer. Preparing samples for elemental analysis using an excellence level microbalance ensures accurate samples, efficient processes, and reliable analytical results. ठीक है जी। ये हमारे पास एक टिपिकल बैलेंस का सेटअप है जिससे हम इसको एक्चुअली वे कर लेते हैं। अब वे करके हमारे पास साथ टेबल पे दूसरी मशीन है, वो ये दोनों बैलेंस और मशीन एक-दूसरे के साथ कंप्यूटर के ज़रिए लिंक्ड है और अब हम उसका एनालिसिस परफ़ॉर्म करने लगे और 1 बाय सैंपल जो है यहाँ से गिरता चला जा रहा होता है, ड्रॉप होता है क्यूबिट के अंदर उसको फिर हम देखते हैं। तो जब ये सैंपल है ये यहाँ से सैंपल हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो उसके साथ हम प्योर सप्लाई देते हैं उसको ऑक्सीजन की, कंबस्शन करते हैं, हाइली प्योर सप्लाई ऑक्सीजन की होती है और हीलियम यहाँ पर एक कैरियर गैस के तौर पे करती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने गैस क्रोमैटोग्राफी में कैरियर गैस के तौर पे हीलियम को देखा था और हीलियम यहाँ से कैरियर गैस चलती है और जो हम डिटेक्टर यूज़ करते हैं, कॉमन जो हमारे पास बहुत सेंसिटिव है, इसके अलावा मैंने बताया था थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर इसको हम यूज़ करते हैं और ये क्रोमैटोग्राफी कॉलम है जिसके अंदर से सारा सेपरेशन का अमल होता है। तो इनिशियली हम यहाँ पे अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करते हैं, कंबस्शन होगी, फ्लैश कंबस्शन होगी ये एक टिपिकल थर्मो साइंटिफिक फिशर है। स्काईटेक तो ये कोई इंडिया की कंपनी बेसिकली जो इसका मैन्युफैक्चर है, ये थर्मो साइंटिफिक फिशर है, थर्मो फिशर है, वो इस मशीन्स को बनाते हैं और इसके अलावा भी हैं, माइक्रोवेरियो जो है हमारे पास मशीन जो पड़ी हुई है, वो वेरियो माइक्रो जो है उसका मेक है मैन्युफैक्चरर वो इसको यूज़ करते हैं। The gases used are helium as carrier gas and oxygen as combustion gas. Once we start the analysis, the sample drops from the solid autosampler into the furnace. अच्छा ये सैंपल जो है ऑटो सैंपलर होगा कि इसमें एक एनालिसिस मुकम्मल होगा और जैसे वो मुकम्मल हो गया उसकी कंबस्शन उसके बनने वाली गैसेस मुकम्मल सेपरेशन हो जाएगी उसका एनालिसिस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा सैंपल जो है वो यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा ठीक है जी दिस इज आई विल टेल यू इन द लेटर वीडियो ठीक है जी Which heats at 950 degrees.
When the sample falls, oxygen comes inside for few seconds, creating a flash or an अच्छा, एक चीज़ जो मिसिंग है, ये जो ट्यूब बनी हुई है, ये तकरीबन 1.5 से 2 इंच डायमीटर की है। ये मुकम्मल क्वार्ट्ज की बनी होती है, जो इतना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकती है, और इसके अंदर हम अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले कंबस्शन होती है और उसके बाद फिर सैंपल की रिडक्शन हो रही होती है। exothermic reaction at 1800 degrees. The sample is combusted entirely and moves to the copper oxide where oxidation happens. After oxides are formed, ठीक है जी, ये कॉपर ऑक्साइड बनता है। और ये हमारे पास जो गैसेस बन रही होती हैं, नाइट्रोजन या नॉक्स बन रही होती हैं, सॉक्स बन रही होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, वाटर वेपर्स बन रहे होते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। it goes to the electrolytic copper where the excessive oxygen is trapped and reduction happens. एक्सेसिव ऑक्सीजन ट्रैप होके और बाकी जनाब ऑक्सीजन रिमूवर होगी, रिडक्शन हो गई, तो एन बनेगी नाइट्रोजन। सबसे पहले हमारे पास जो है ये आ जाएगी नाइट्रोजन, फिर कार्बन आएगा, फिर हमारे पास हाइड्रोजन आएगी और फिर आखिर में सल्फर आएगा। इस तरतीब से गैस में गैसेस हमारे पास आएंगी, पहले नाइट्रोजन, फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन के लिए और फिर सल्फर के लिए। After reduction, the sample moves to the GC column where ये the गैसेस elements are बन रही होती separated हैं, is देखें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में गैस में, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, और वाटर वेपर बनेंगे हाइड्रोजन के, और सल्फर की सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। तो जो एक्सेसिव ऑक्सीजन है वो यहाँ से रिमूव कर लेता है कॉपर के इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के अंदर, ठीक है जी। और अगर जो नॉक्स भी बनते हैं तो उनकी भी जब हम करते हैं रिडक्शन, तो वहाँ से भी नॉक्स से भी नाइट्रोजन बन जाती है, तो ओवरऑल नाइट्रोजन कंपाउंड में NO2 की सूरत में डिटेक्ट होती है। based on affinity. After separation of gases in the ठीक है जी। तो इनिशियली ये जो पीक आपको मिल रही है नाइट्रोजन की है, फिर ये कार्बन की है, ये हाइड्रोजन की है, और ये सल्फर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एज ए सल्फर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि कार्बन कंपाउंड के अंदर सल्फर कितनी है। वाटर वेपर जो है एक्चुअली ये रिप्रेजेंट यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे हाइड्रोजन कितना है, ठीक है जी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज ए कार्बन के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पास करती हैं क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में से। इस कॉलम में से ये रेफरेंस कॉलम है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपकी कैरियर गैस गुजर रही होती है और कुछ नहीं होता। तो लिहाजा इन दोनों का रिस्पॉन्स जो है कंपेयर करके रेफरेंस चैनल का और एनालिटिकल चैनल का, जैसे हमने गैस क्रोमेटोग्राफी में देखा था, तो फिर इसको हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे होते हैं और एक्चुअली इनका रिस्पॉन्स जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। GC column, it goes to the thermal conductivity detector. थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर ऑलरेडी आपको बताया कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करता है। यहाँ पे कंडक्टिविटी के जो डिफरेंस की बेस के ऊपर हम ग्राफ्स को यहाँ पे प्लॉट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इट हेल्प्स अस कि हम यहाँ पे गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करें, और उसके लिए हीलियम ये कैरियर गैस के तौर पे सारा काम कर रही होती है। Where the peaks of carbon, hydrogen, nitrogen, and sulfur are detected. Once the CHNS analysis gets over, the customer ठीक है जी। अच्छा, इस एनालिसिस जो मुकम्मल होता है, इसमें से हम कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, सल्फर की कंटेंट मालूम करते हैं। कैसे? कि स्टैंडर्ड को भी रन करते हैं पहले इसी तरीक़ाकार से, और जब स्टैंडर्ड को रन करते हैं तो उसकी तो हमें मालूम होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर की परसेंटेज, ठीक है जी। वो परफॉर्म करते हैं और फिर उसको कंपेयर कर रहे होते हैं हमारे सैंपल के साथ, और इस कंपैरिजन की बेस के ऊपर हम कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की, सल्फर की और नाइट्रोजन की भी मालूम कर रहे होते हैं। तो इस बेस पे हम बेसिक जो इंफॉर्मेशन है कंपाउंड के एलिमेंटल लेवल पे वो मालूम करते हैं। ऑक्सीजन को भी मालूम करते हैं। ऑक्सीजन के लिए हम देखें जी, ये can सेटअप start यूज करते oxygen हैं। analysis in separate furnace by pyrolysis technique. Here, we use silver containers for oxygen यहाँ analysis. पे सिल्वर Once कंटेनर the है, वहां पे टिन कंटेनर्स को हम यूज कर रहे थे। sample is loaded in the silver container, the sample falls in the furnace heated at 1060 degrees. The sample then goes to the nickel plated carbon where carbon monoxide, N2 and other gases are formed. It then goes to the quartz turning where the other gases are trapped. The sample then goes to the adsorber filter where the moisture is trapped. After trapping of moisture, it goes to the GC column where the gases are separated. After separation of gases, the TCD detects the oxygen levels in the sample. This is the principle behind working of CHNSO analysis. This clip talks regarding the use of MVC module. ये मल्टी वाल्व कंट्रोल है जी। एमवीसी का मतलब होता है मल्टी वाल्व कंट्रोल, ठीक है जी। माइक्रोवेरियो एनालिसिस 60 एनालिसिस करता है, ये कम से कम सीक्वेंस के अंदर 30 एनालिसिस करती है, जो थर्मो साइंटिफिक मिशन वाली मशीन है, लेकिन ये फुली ऑटोमेटेड है। आप एक दफा अपना सैंपल ड्रॉप कर जो सैंपल होल्डर में रख दें, तो ऑटोमेटेड तरीके से इसके सारे एनालिसिस, तमाम सैंपल्स के एनालिसिस मुकम्मल होते चले जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सप्लाई होती है, या हम हाइलियम को यूज़ करते हैं, आर्गन को कैरियर गैस यूज़ करते हैं, मोस्टली हीलियम यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। और साथ में प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई है। Where you can change over from CHNS to oxygen by just a click on software, and also change from helium to either argon or nitrogen by clicking on carrier gas channel change. Features and benefits of FlashSmart CHNSO: single furnace, capable of measuring CHNS without any extra modules.
More than 20 configurations possible in single ये instrument. इस मशीन की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स All हैं। types of sample matrix, solid, viscous, liquid, and gases, can be analyzed in our instrument. TCD detection technique, most efficient and sensitive technique in market. We are the only manufacturer to give 15-year warranty on furnace and TCD. Latest compliance to ASTM D5291. ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है जो इसको बता रहा है कि इसके हमारे पास ये फायदे हैं। मैं आपको सिर्फ जो सैंपल के गिरने की वीडियो और इसकी जो एनिमेशन है मैं वो बताना चाहूँगा। ये हमारे पास एक टिपिकल एनिमेटेड वीडियो है और ये परहैप्स इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए, आप इसको अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे हम कैसे एनालिसिस करते हैं। ये मशीन एक्चुअली हमारे पास पड़ी भी हुई है स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेस के अंदर। तो लेकिन ये जो बाहर वाला इसके पोर्शन ये रेड कलर का जो है ये है उस मॉडल में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो टॉप के ऊपर है ये हमारे पास सैंपल होल्डर्स हैं। यहाँ पे हम अपना सैंपल्स जो है वो रखते हैं, उसकी असेंबली यहीं पर बनती है और यहाँ पे सैंपल जो है वो ड्रॉप होता चला जाता है। तो अब देखेंगे एक मुकम्मल ऑटोमेटेड मशीन है और इससे बहुत सारा काम जो है ये खुदकार तरीके से चल रही है। और ये सैंपल यहाँ पे 60 यहाँ पे क्यूबिट्स या आप कह सकते हैं क्रूसिबल जो है वो अपने सैंपल की प्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी, कुछ मशीन के एक्स्ट्रा फीचर्स आपको बता रहे हैं। ज़्यादा डिटेल अगर आप देखना चाहेंगे तो विलेट की जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस बुक है उसके अंदर ये मौजूद है। ठीक है जी, ये पर्टिकुलर फिल्टर्स हैं यहाँ पे। और अब यहाँ से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा कि एक्चुअली सैंपल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं। और ये गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रोल हुआ हुआ है यहाँ पे कॉइल शेप के अंदर। और ये आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देगी। अच्छा, हम अपने सैंपल जो है सॉलिड हो लिक्विड हो उनको हम क्रूसिबल्स को रैप करके कर सकते हैं और गैसियस सैंपल हम इस तरह की क्यूवेट्स में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये तकरीबन 60 के करीब जो है सैंपल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। आप नंबरिंग दे दें, मशीन खुदकार तरीके से ये सारा काम करती चली जाएगी। तो ये हमारे पास फायदा है कि सारा इक्विपमेंट जो है फुली ऑटोमेटेड है। वंस यू प्लेस दैट सैंपल, नंबर लगा दें, आपको हर नंबर के रिजल्ट जो है वो यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलते चले जाएंगे और ये ट्रे यूं पे मूव करती चली जाएगी और सैंपल गिरता चला जाएगा। अब ये सैंपल एक ड्रॉप होगा ये आगे और एक एनालिसिस मुकम्मल होने के बाद दूसरा सैंपल जो है वो आगे जाएगा। तो खुदकार तरीके से मशीन जो है ये चल सकती है क्योंकि मशीन को स्टार्टअप के लिए भी कुछ टाइम चाहिए, कम से कम एक घंटा चाहिए होता है स्टेबलाइज होने के लिए, टेम्परेचर अचीव करने के लिए और कूलिंग के लिए भी फिर इसको मुनासिब वक्त चाहिए। तो इस एतबार से जो है हम इस मशीन पे कंटिन्यूस एनालिसिस कर सकते हैं अनअटेंडेड मैनर में। सैंपल यहाँ पे गिरता है तो क्या होता है जी, सैंपल यूं गिरेगा, कंबस्टन चैम्बर में चला जाएगा, फर्नेस में जाएगा, वहाँ पे कंबस्टन होगी, गैसेस प्रोड्यूस होंगी जैसे इसका जिक्र किया गया अभी पिछली वीडियो के अंदर। ठीक है जी, और ये देखिएगा यहाँ पे कंबस्टन के बाद ये गैसेस बन रही हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, और फिर ये मूव करते हैं डिफरेंट चैनल्स में से गुजर रहे हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर हम इसको बेसिकली कार्बन को एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन अलग हो जाती है, सल्फर अलग हो जाती है और कुछ इस तरह से हमारे पास उन तमाम फिल्टर से गुजरने के बाद इन गैसेस को हम क्वांटिटेटिवली इनको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये टिपिकल आपके पास CO2 ऑप्शन डिसऑप्शन है, वाटर की डिसऑप्शन है। ठीक है जी, उसको हम क्वांटिटेटिव डिटेक्ट करते चले जा रहे हैं। ये सारी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करें। फिर सल्फर डाइऑक्साइड की तरतीब वही है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है जी, इस पॉइंट से आप स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे तो आपके पास नाइट्रोजन की डायरेक्ट डिटेक्शन है। ठीक है, मूविंग ऑनवर्ड आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की है डिसऑप्शन और फिर डिटेक्शन, और फिर जरा वाटर की जो है वो डिसऑप्शन, डिसऑप्ट करके पहले फिर उसको डिटेक्ट कर रहे हैं एंड देन फाइनली वी हैव सल्फर डाइऑक्साइड डिसऑप्शन एंड डिटेक्शन। और जो ग्राफ यहाँ पे अपीयर होगा बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में देखा, ये मैं नजर आ रहा हूँ।
और फिर फाइनली इसको हम फ्लश आउट कर देंगे और मूव कर देंगे। तो यहाँ पे ग्राफ ये डेवलप हो रहा है कंप्यूटर के साथ, और यहाँ पे हम एग्जैक्ट परसेंटेज उसको मालूम करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट नाइट्रोजन की पीक आपके पास से पेयर होगी, फिर कार्बन की, और फिर उसके बाद वाटर वेपर्स की, और फिर फाइनली सल्फर। तो दिस इज हाउ दिस मशीन वर्क्स। और पर्पस ये था आपको ये वीडियोस दिखाने का कि ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो है अगर लेबोरेटरी में मौजूद होंगे तो एक तो ये हमारे पास हर बार रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे, यूज़र फ्रेंडली हैं तो लिहाजा आप लार्ज थ्रूपुट मिलेगी, आपको ज़्यादा नंबर ऑफ एनालिसिस परफॉर्म कर सकेंगे, हर बार एक्यूरेट एनालिसिस करेंगे। और ऑफ कोर्स जो है आपको जब ये रिजल्ट जल्दी मिलेंगे तो आप इस बेस पे डिसाइड करेंगे कि आप अगले प्रोसेस के लिए आपके रॉ मटेरियल्स आपके लिए सूटेबल हैं या नहीं, आपको प्रोसेस आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना, तो आप जल्दी डिसीजन मेक कर सकेंगे। तो ये उसकी टिपिकल एग्जांपल थी एलिमेंट एनालाइजर की, जो फुली ऑटोमेटेड है और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसकी डिटेल्स जो हैं वो सारी आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये एक सिंपल सा एक डेमो था। ज़्यादा इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो विलिट्स इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस बुक जो है उसके अंदर मौजूद है। परहैप्स लास्ट ऑटोमेशन चैप्टर है उसके अंदर ये मौजूद है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम टुडेज lecture. If you have any question, just let me know and I will happy to answer. Thank you so much.